नेचुरल फर्टिलिटी देखो क्या होती है, जो नेचर ने हमें जो चीज दी है, ठीक है। अब जो नेचर जैसे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, तो अगर उसमें किसान अगर अनाज उगाता है तो वो बहुत अच्छी फर्टिलिटी उसकी मतलब होने की जैसे सॉइल की फर्टिलिटी होने की जैसे उपजाऊ शक्ति होने की वजह से उसका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का वो अच्छा निकलेगा। और कच्ची ही ईंटों से बना दिया करते थे, तो पहले लोग कच्चे घरों में रहा करते थे, वो बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। बहुत ही कम लोग होते थे, बहुत ही अ फ्यू पीपल होते थे, बहुत कम लोग होते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट इज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है राइटिंग इन सिटी लाइफ। तो आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इससे पहले हमने एमसीक्यूज किए थे, उससे पहले हमने इसका वन शॉट ले लिया था, उससे पहले हमने इसको टॉपिक वाइज वीडियो भी करवा दी गई है। तो आपको जो भी चीज समझनी है, टॉपिक वाइज समझना है या फिर वन शॉट में समझना है, इसका एमसीक्यूज समझकर जाने हैं या फिर इसका एनसीईआरटी, तो सारी चीजें आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आपको जो भी चैप्टर समझना है अपने एग्जाम से पहले उसको एक क्विक रिवीजन के तौर पर उसको जरूर से देखकर जाइएगा, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन से तो समझकर आप जितनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर लेकर जाएंगे, जितनी नॉलेज लेकर जाएंगे, तो उसके बिहाफ पर थोड़ा बहुत आप अपने वर्डिंग से भी लिख सकते हैं और जो पॉइंट्स याद आते रहेंगे, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को एक बहुत अच्छा सा बना सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं राइटिंग इन सिटी लाइफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको क्या करती हूं, मैं आपको एनसीईआरटी का जो है वो पेज दिखा देती हूँ। तो इस तरह का हमारे पास एनसीईआरटी का पेज है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है और ये इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपकी जो बैक एक्सरसाइज है, राइट। तो उसमें इस तरह के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम इन 6 क्वेश्चन को वन बाय वन बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, सो दैट कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर आपके जो फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम तो क्लास 12th में होंगे, अपने एग्जाम में फाइनल एग्जाम में आप उसको अच्छे से लिख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का ये सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाई डू वी से दैट इट वाज नॉट नेचुरल फर्टिलिटी एंड द हाई लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन दैट वर द कॉजेज ऑफ द अर्ली अर्बनाइजेशन। मतलब अर्ली अर्बनाइजेशन के ये 2 कारण नहीं माने जाते, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये 2 कारण इसके नहीं हो सकते, जिसकी वजह से नए नए शहरीकरण का विकास हुआ। अब ये कौन से 2 कारण बताए गए हैं कि व्हाई डू वी, हम क्यों कहते हैं कि इट वाज नॉट नेचुरल फर्टिलिटी, कि ये जो नेचुरल फर्टिलिटी है, ठीक है, प्राकृतिक जो प्रजनन होता है, नेचुरल फर्टिलिटी एंड द हाई लेवल ऑफ फूड, कि फूड की हाई जो लेवल जो फूड की अवेलेबिलिटी होती है, उसकी वजह से नए नए शहरों का विकास हुआ। तो हम ये इसका हम रीजन नहीं मानते हैं। तो फिर क्या रीजन होगा इसका, तो फिर रीजन हम देख लेते हैं। इसका रीजन क्या होने वाला है, इसका रीजन होने वाला है कि इट वॉज ऑफन, कि कभी कभी देखो ऐसा और ऐसा है भी कि लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि शहरों में उनको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं, उनको काम का ज्यादा मिलता है, उनको एजुकेशन अच्छी से मिलती है, उनका जो हेल्थ इश्यूज होते हैं या जो मेडिकल फैसिलिटीज होती है वो कंपैरेटिव टू गांव के शहरों में ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि हाई फूड अवेलेबिलिटी की वजह से या फिर नेचुरल फर्टिलिटी की वजह से नए नए शहरों का निर्माण होता है, तो ये कहना नहीं है। तो इसके कॉजेस कौन कौन से बताए गए हैं, ये जो नेचुरल फर्टिलिटी है इसके बिहाफ पर नए नए शहरों का नए नए शहर बने या अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ नहीं। तो इसका मतलब होता है कि नेचुरल फर्टिलिटी एनकरेजेस द सेटल्ड ऑफ, तो नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है ना, मतलब नेचुरल फर्टिलिटी देखो क्या होती है, जो नेचर ने हमें जो चीज दी है, ठीक है। अब जो नेचर जैसे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, तो अगर उसमें किसान अगर अनाज उगाता है तो वो बहुत अच्छी फर्टिलिटी उसकी मतलब होने की वजह से, सॉइल की फर्टिलिटी होने की वजह से, उपजाऊ शक्ति होने की वजह से उसका प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का वो अच्छा निकलेगा। तो इसकी वजह से नए नए नेचुरल फर्टिलिटी की वजह से नए नए शहरों का विकास नहीं हुआ था, बल्कि नेचुरल फर्टिलिटी की वजह से क्या हुआ था, एनकरेजेस द सेटल्ड लाइफ एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इनके कारण, नेचुरल फर्टिलिटी के कारण ही लोग वहां पर सेटल्ड हो गए थे, अपनी लाइफ वहां पर स्पेंड करने लगे थे। यानी कि लोग जो है धीरे धीरे जहां पर उनको जो चीजें अच्छी मिलेगी वहां पर एक तरह से अपना बसाव, रहना बसना वहां पर स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा, अब उनको सारी चीजें नेचर की तरफ से मिल रही है,
सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है, जिस पर वो एग्रीकल्चर करेंगे तो उसका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा। तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। इट पेव दैट वे फॉर द एनिमल हस्बेंड्री, तो इससे हम पशुपालन में भी उनको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वाज वेरी हेल्पफुल इन द बिगनिंग। अब इसके अलावा फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, इट वाज वेरी हेल्पफुल इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहले जो नए नए ऑक्यूपेशन यानी कि लोगों ने अपने काम जो स्टार्ट किए थे वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट किए थे। तो एग्रीकल्चर की धीरे धीरे प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगेगी, इंक्रीज होगी तो उससे ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सॉइल फर्टिलिटी की वजह से इट वाज आल्सो हेल्पफुल इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ऑक्यूपेशन। तो इससे नए नए कामों के लिए एक रास्ता उनके लिए खुल जाता है और जिससे वो अपने आगे की लाइफ को इस तरह से एक अच्छा बना सकते हैं। फ्लरिशिंग ट्रेड, इससे मैंने क्या कहा कि जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इससे ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो अनदर मेजर सेक्टर फॉर द अर्बनाइजेशन। तो इससे भी ट्रेड बढ़ेगा, कॉमर्स बढ़ेगा, तो इससे शहरीकरण का विकास और तेजी से होगा। लेकिन हम इन दो रीजन से नहीं कह सकते कि इन्हीं की वजह से ही नए नए शहर बनने लगे थे या इन्हीं की वजह से ही शहरीकरण हुआ था, ठीक है। इनके अलावा ये रीजन थे। द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट, राइटिंग एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो राइटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट था, अब वो गांव की वजह से किस में होने लगा, वो शहरों में होने लगा था, क्योंकि यहीं से ही लोग जहां पर अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, जहां पर रूलर खुद रहता है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट कराएगा और वहीं से ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज वो लागू करवाएगा। सो द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट ऑफ द राइटिंग, तो राइटिंग लिखने की कला यानी कि लिखावट की कला, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन। तो ये जो राइटिंग वाला सिस्टम था, ठीक है, ये भी शहरों से ही हुआ। तो इससे राइटिंग जब स्टार्ट होगी तो लोग शहरों की तरफ एजुकेशन लेने के लिए आएंगे। तो धीरे धीरे देखो शहरीकरण जो होगा वो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप होता है। तो पहले वो चीजें आप ये समझ लो कि शहर कैसे बने, पहले वो सारी चीजें नहीं पता था कि गांव क्या होता है, शहर क्या होता है। तो लोग जैसे नॉर्मली क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। अब लोगों को जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उनका अच्छा निकलने लगा तो वहीं पर ही वो सेटल्ड हो गए। पहली बात, सिंपल सी भाषा में अब समझा रही हूँ, ठीक है। तो वहीं पर बसने लग गए जहां पर उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है। दो रीजन हो गए। उसी की वजह से ही, एग्रीकल्चर की वजह से एनिमल हस्बेंड्रीज बहुत अच्छी हो रही है, राइट। पशुपालन बहुत अच्छा हो रहा है, उनको अच्छी तरह चारा मिल रहा है, खुली हवा मिल रही है, जिससे कि वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी उनके जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनको भी सेल करते हैं। अब देखो कितनी सारी फैसिलिटीज धीरे धीरे लोगों के पास आने लगी, और जहां पर ये फैसिलिटीज लोगों को मिलने लगेगी, जाहिर सी बात है कि उसको शहरीकरण का नाम दे दिया जाएगा। एम आई क्लियर। और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो कमी रह जाती है वो राइटिंग और जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो सिस्टम होता है वो कमी पूरी कर देते हैं। अब जहां पर लोग सेटल्ड हो जाएंगे वहीं पर ही रूल रेगुलेशंस बनेंगे। तो एक हेड होगा जो कि इस पूरे शहर में या जो रहने वाले लोग हैं उन पर अपनी एक तरह से रूल रेगुलेशंस को इंपोज करेगा, और क्या करेगा, यहीं से ही राइटिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है। आई होप आपको इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कंडीशन एट विच द कॉजेज ऑफ द अर्ली अर्बनाइजेशन एंड विच वुड यू से दैट वर द आउटकम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सिटी। तो आपको इनमें से क्या लगता है कि इन ऑप्शंस में से किसकी वजह से ये जो नई नई अर्बनाइजेशन हो रही थी, शहरीकरण हो रहा था, इसका कारण आप मान सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन की वजह से, एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी प्रोडक्शन की वजह से, वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, या फिर द लैक ऑफ द मेटल एंड स्टोन की वजह से कि इन चीजों की वहां पर कमी देखी गई थी। डिवीजन ऑफ द लेबर, LABOUR, ठीक है, डिवीजन ऑफ द लेबर यानी कि लेबर्स जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनका जो डिवीजन होता है, एक तो वो होते हैं जो थोड़े से हाई पेड होते हैं, एक थोड़े से लो पेड होते हैं, एक वो होते हैं जो बिल्कुल ही उनको पे नहीं किया जाता, सिर्फ उनको खाने के लिए राशन वगैरह दे दी जाते हैं। और उसके बाद द यूज ऑफ द सील्स किसको कहते हैं, मोहरों को, और द मिलिट्री पावर ऑफ द किंग एंड मेड लेबर द कंपल्सरी, राइट। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है फॉलोइंग वर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द अर्बनाइजेशन। अब हम इनको ना कैटेगराइज करेंगे, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ना, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो वो उन कैटेगरीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। तो हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर में वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा आ जाएगा डिवीजन ऑफ द लेबर। तो ये हाईली प्रोडक्टिव
एग्रीकल्चर, तो उसमें ये दो चीजें हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब जब एग्रीकल्चर होगा तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो ये आपकी ट्रेन फ्लाइट वगैरह तो थी नहीं, बसेस भी नहीं थी, तो पहले बुल्लक कार्ट से या फिर पैदल चलकर ही, या जो ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह से ट्रेड किया करते थे, राइट। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। डिवीजन ऑफ द लेबर, अब लेबर होगी काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए या इधर उधर सामान पहुंचाने के लिए, तो हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको हम हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर कैटेगरी में रखते हैं। कॉजेस ऑफ द अर्ली अर्बनाइजेशन, ये जो शहरीकरण हो रहे थे, इसका जो है वो रीजन क्या होगा, लैक ऑफ द मेटल एंड द स्टोन, क्योंकि गांव की साइड में इस तरह की कमी देखी जाएगी, जिसकी वजह से अब शहरों में इनका निर्माण किया जाएगा, टूल्स बनाए जाएंगे, वेपन्स बनाए जाएंगे, जो कि गांव में नहीं बनते थे, तो वो इधर शहरों में बनेंगे। तो शहर में जो है इस तरीके से इसका एक रीजन माना जा सकता है शहरों के बनने का। द यूज ऑफ द सील्स, अब जब ट्रेड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें मोहरें भी चाहिएंगी, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से हम इसमें इसके अंडर में लेते हैं, कॉजेज ऑफ द अर्ली अर्बनाइजेशन। तो ये जो पहले जो आधुनिकरण हुआ, सबसे पहले जो आधुनिकरण हुआ, तो उसमें हम लैक ऑफ द मेटल एंड द स्टोन की वजह से आधुनिकरण हुआ, ठीक है, शहरीकरण हुआ। दूसरा होता है शहरीकरण, यूज ऑफ द सील्स, तो सील्स की वजह से, एंड द मिलिट्री पावर ऑफ द किंग मेड द लेबर कंपल्सरी। तो मिलिट्री ऑफ द पावर, अब राजा होगा तो उसकी एक आर्मी भी होगी, आर्मी होगी तो लोग उसमें आर्मी में रिक्रूट भी होंगे, लोग आर्मी में आएंगे, भर्ती होंगे, जिससे कि राजा को भी फायदा होगा और उन लोगों को भी फायदा होगा, जिसकी वजह से राजा उनको पेड करेगा, ठीक है, पे करेगा। तो ये सारे के सारे ये अर्ली अर्बनाइजेशन के, यानी कि पहले शहरीकरण के ये कारण माने गए हैं। द आउटकम ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सिटी, अब इससे आउटकम क्या निकला, आउटकम का मतलब होता है ये नए नए जो शहर बन रहे थे, शहरीकरण जो हो रहा था, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसके लिए जो है वो गांव की बजाय शहरों में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ज्यादा की जाएगी, जिससे कि ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। दूसरा, ट्रेड एंड सर्विसेज डेवलप, तो इससे मैंने बताया ना कि दोनों को एक ही में करके बता दिया, तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, इन सभी को आपको कैटेगरीज में रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप किसको किस कैटेगरी में रखते हो, तो इस तरह से थोड़ी सी समझ आपको बनाकर चलनी पड़ेगी, राइट। तो ये इस तरीके की सारी वो लोग एक्टिविटीज किया करते थे। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डू द अर्ली टेंपल हैव बीन मच लाइक अ हाउस। ये जो पहले के जो टेंपल हुआ करते थे, तो ये एक घर की तरह ही, आप देख रहे हो ना, घर की तरह ही हुआ करते थे। तो घर में और टेंपल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता था, नॉर्मली जैसे घर बनाए जाते थे वैसे ही टेंपल होते थे, तो उसको बहुत ज्यादा कुछ, उसको कोई एक अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दी गई थी। तो क्यों ऐसे बनाए जाते थे, अर्ली सेटलर्स बिगिन द बिल्ड द टेंपल एंड द सिलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो अर्ली सेटलर्स थे, सेटलर्स कौन होते हैं बच्चे, जो वहां पर आकर बसने लग जाते हैं, है ना, जहां पर उनका कामकाज ठीक से चल रहा है, या कहीं दूसरी जगह से आकर के वो वहीं पर एक जगह सेटल्ड होकर एग्रीकल्चर या अपना कोई भी काम वगैरह शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सेटलर्स कहलाते हैं। और ये सेटलर्स जो होते हैं वो नेटिव्स ना होकर के, बल्कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर सेटल्ड हो जाएंगे। बिगेन टू बिल्ड द टेंपल, इन्होंने ही, ये जो अर्ली सेटलर थे, इन्होंने ही टेंपल्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया एट द सिलेक्टेड स्पॉट। तो एक सिलेक्टेड स्पॉट होता था कि भाई यहाँ पर जो है वो टेंपल को कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो जैसे हमारे आसपास के इलाकों में भी आपने देखा होगा कि टेंपल के लिए ना एक अलग से जगह होती है। तो रेजिडेंशियल एरिया में भी जहां हमारी लोकेलिटी होती है, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, तो उसमें अलग सा एक जो है वो लैंड का एक टुकड़ा जो होता है, पीस होता है, वहां पर टेंपल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो लैंड होती है, वो टेंपल को ग्रांट जो करते हैं, वहां पर टेंपल को बनाया जाता है। द अर्लीस्ट नोन टेंपल वाज अ स्मॉल, तो माना जाता है कि जो सबसे पहले वहां पर टेंपल पाए गए बहुत ही छोटे छोटे होते थे, और छोटे छोटे उसमें मूर्तियां होती थी, मेड ऑफ द अनबेक्ड ब्रिक, कच्ची, मतलब जो मिट्टी होती है ना, सिर्फ उन्हीं की ही वो होती थी, जो ब्रिक्स होती थी, जो पकाई हुई ब्रिक्स नहीं होती थी, पकी हुई ईंटों से ना बना करके और कच्ची ही ईंटों से बना दिया करते थे। तो पहले लोग कच्चे घरों में रहा करते थे, वो बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट आता है देयर यूज्ड टू These early temples were much like a house because they are small in size. तो वो बिल्कुल घर की तरह होते थे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज में होते थे। आज के टेंपल की तरह नहीं, बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है टेंपल को बनाने के लिए दे दिया जाता है, और फिर बहुत बड़े बड़े टेंपल बना दिए जाते हैं। घर की तरह से ही छोटे छोटे टेंपल होते थे, इसलिए लगता था कि ये लोग बिल्कुल जो है वो घर की तरह से टेंपल बनाते थे। There used to be an open country yard around
which rooms were constructed। तो ये क्या कहता है, जैसे घरों में एक आंगन होता था ना, बड़ा सा आंगन होता था और उसके दोनों तीनों तरफ जो है रूम्स होते थे, ऐसे ही टेम्पल को बनाया जाता था। तो टेम्पल में एक छोटा सा आंगन होता था और टेम्पल के जो है तीनों साइड में रूम्स बने होते थे, वहां पर छोटी छोटी मूर्तियां, भगवान की डिटीज जो होती हैं वो रखी जाती थी। तो टेम्पल वर द रेजिडेंस ऑफ द गॉड। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं तो ऐसे वो लोग मानते थे कि टेम्पल जो है वो भगवान के रहने का स्थान है। तो जैसे हम लोग मेंबर्स के साथ में रहते हैं, तो ऐसे ही जब वो डिटीज रखा करते थे, भगवान की मूर्तियां रखा करते थे, तो खाली उसमें एक भगवान नहीं होते थे, उनके साथ साथ में बहुत सारे भगवानों को रख दिया जाता था, है ना, जिनको भी वो मानते थे, जिनको भी वर्शिप करते थे। नेक्स्ट आता है टेम्पल्स ऑल्सो हैड देयर द आउटर वॉल गोइंग इन एंड आउट द रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, टेम्पल्स हैड ऑल्सो देयर आउटर। तो टेम्पल के पास क्या होता था, हैड देयर आउटर वॉल, तो उसकी जो बाहरी दीवारें होती थी, गोइंग इन एंड आउट एट अ रेगुलर इंटरवल। तो उसमें आने जाने के लिए ना एक पर्टिकुलर जो है वो रास्ता होता था जहां से लोग आया जाया करते थे, वर्शिप किया करते थे, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग हैड एवर, जो कि ऑर्डिनरी बिल्डिंग में नहीं होता था इससे। तो आने जाने के लिए थोड़ा सा वो नॉर्मल घरों की तरह से थोड़ा सा उसको अलग रखा गया था, ताकि लोग यहाँ इधर से एंटर करें उधर से एग्जिट करें, इस तरीके से टेम्पल को थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया था। बाकी पूरा जो है मिला करके एक घर की तरह ही होता था। जैसे घरों में रूम्स होते थे, एक कंट्री यार्ड होता था, पूरा एक आंगन होता था और आंगन के दोनों तीनों तरफ छोटे छोटे रूम होते थे, जहां पर भगवान को और उनके जो दूसरे वाले भगवान थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनको रखा जाता था। इस तरीके से देखने में लगता था कि सिंपल ऑर्डिनरी जो है वो टेम्पल्स है, घरों की तरह से। वाई वर द एनिमल हर्डर्स नॉट द नेसेसरली थ्रेट टू द टाउन। तो वाई वर द मोबाइल एनिमल हर्डर्स। मोबाइल एनिमल हर्डर्स का मतलब होता है जो अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करते रहते हैं। तो आपने भी बहुत से बार देखा होगा कि जो राजस्थान से चलकर आते हैं, बड़ी बड़ी सींगों वाली गाय आपने देखी होगी, भेड़ बकरियां देखी होगी रोड पर, है ना, देखिए ना। तो वाई वर द मोबाइल एनिमल हर्डर्स नॉट नेसेसरली अ थ्रेट टू टाउन लाइफ। तो वो लोगों की जो शहरों में जो लाइफ होती थी, उनसे ज्यादा जो है वो डरते वरते नहीं थे कि भाई उनकी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी है और हमारी लाइफ इतनी ज्यादा जो है खराब है। तो कहीं ना कहीं उनको जैसे डर रहता है ना कि शहरों वाले उनको डोमिनेट कर सकते हैं ना, शहरी लोग उनको डोमिनेट कर सकते हैं, उनको इस तरह से डर नहीं होता था। क्यों इतना वो कॉन्फिडेंट थे? वो इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि मोबाइल हर्डर एनिमल्स वर नॉट नेसेसरली थ्रेट टू द टाउन लाइफ। ठीक है, थ्रेट टू द टाउन लाइफ, बिकॉज टाउन लाइफ में क्या होता था कि विद द पीपल लिविंग टाउन, जो लोग टाउन में रहते थे, शहरों नगरों में रहते थे, दे नीडेड टू एक्सचेंज द यंग एनिमल। तो वो यंग एनिमल्स को एक्सचेंज किया करते थे, चीज लिया करते थे, लेदर्स एंड द मीट इन रिटर्न फॉर द ग्रेन एंड मेटल टूल्स। तो वो शहरों में ग्रेन बहुत होता था, शहरों में टूल्स वगैरह बनाए जाते थे, मेटल्स के टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। तो बदले में वो उनसे एनिमल प्रोडक्ट लिया करते, तो इधर से वो लोग उनके यहाँ जो चीजें होती थी, टूल्स वगैरह हो गए या ग्रेन्स हो गए, बदले में उनको एनिमल प्रोडक्ट की जगह वो दिया करते थे। तो ये इस तरह से एक्सचेंज चलता था। हाउएवर दे हैड कॉन्फ्लिक्ट विद द पीपल लिविंग इन द एग्रीकल्चर विलेजेस। तो हाउएवर इस प्रकार दे हैड कॉन्फ्लिक्ट विद द पीपल लिविंग इन द एग्रीकल्चर विलेजेस। इस तरीके से जो शहरों में रहने वाले लोग थे, किसी न किसी तरह से आए दिन उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे। तो जैसे किसी ने चीज दिया या किसी ने घी दिया या किसी ने मीट दिया या फिर किसी ने जो यंग एनिमल्स होते हैं उनको दिया, बदले में उनसे वो ग्रेन ले लिया। तो ग्रेन के बदले में वो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो जाता था, झगड़ा हो जाता था कि इसके बदले में तुम्हें इतना गेहूं देना चाहिए था, इतना तुम्हें अनाज देना चाहिए था। तो आए दिन छोटे छोटे ऐसे झगड़े दोनों के बीच में हो करते थे, लेकिन वो डरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके पास भी वो साधन था जो उनकी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा उनको नीड थी, राइट। तो इस तरीके से ये एनिमल जो है वो हस्बेंड्री होती थी, गाय भैंसों को चराना, एग्रीकल्चर करना, ये वो करना, तो एक से ही एक्सचेंज किया करते थे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशन दैट केम इनटू बीइंग वंस सिटी life had begun which would have depend on the initiative of king। क्या कहता है? ऑफ द न्यू इंस्टीट्यूशन का मतलब जहां पर किसी पर्टिकुलर काम को किया जाता है। अब जैसे स्टडी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, जहां पर आप ट्यूशन सेंटर जाते होगे, ऑफलाइन जहां भी जाते हो, तो वहां पर पढ़ाई करवाई जाती है। तो वो एक तरह से आपका इंस्टीट्यूशन हो गया, स्टडी इंस्टीट्यूशन हो गया, जहां पर आप पढ़ते हो, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऐसे हॉस्पिटल। तो हर एक चीज का ना मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो न्यू इंस्टीट्यूशन दैट केम इनटू बीइंग वंस सिटी लाइफ। तो जैसे जैसे ये
सिटी लाइफ में इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, जैसे लर्निंग सेंटर्स बनेंगे, जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स बनेंगे, इस तरह से छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, तो उसकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा, सॉरी, सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी. लाइफ हैड बिगिन विच वुड यू डिपेंड ऑन देयर इनिशिएटिव ऑफ द किंग. तो ये किस तरह से जो है वो किंग जो है वो डिपेंड करता था इन चीज़ों पर कि अगर हमें ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं तो वो राजा को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे. कैसे कि अगर मान लो कोई जो है वो वेपन्स बनाने वाले हैं, टूल्स बनाने वाले हैं, तो इससे वो आर्मी में भी काम आते थे, एग्रीकल्चर में भी, नॉर्मल पीपल के भी काम आते थे. तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो राजा को फायदा होगा, उसके पास इकॉनमी जो है वो धीरे धीरे उसकी बढ़ती चली जाएगी. अगर वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में अगर वो एक्सपोर्ट करता है, किसको, ग्रेन को, सरप्लस ग्रेन को एक्सपोर्ट करता है, तो उसके पास पैसा आएगा. ठीक है ना. तो इससे लोगों को भी काम मिलेगा, इससे राजा का भी जो है फायदा होगा. तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है. टेम्पल्स, ट्रेड, सील्स मेकिंग, तो ये सेंटर, ये इंस्टीट्यूशंस है जहां पर, जैसे मान लो ये लर्निंग सेंटर है आपका, टेम्पल है या फिर रिलीजियस सेंटर है. ट्रेड होगा, सील्स मेकिंग होगी, स्कल्पचर्स होगा, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग वर द न्यू इंस्टीट्यूशन दैट केम. ये सारे के सारे न्यू इंस्टीट्यूशंस होंगे. ठीक है. तो टेम्पल हो गया, ट्रेड हो गया. टेम्पल्स में लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, वर्शिप करना स्टार्ट करेंगे. लोग, एक सोशल एक्टिविटीज लोगों के बीच में बढ़ेगी, है ना. लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे. तो टेम्पल में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं. दूसरा, ट्रेड बढ़ेगा. ठीक है. सरप्लस ग्रेन होगा तो उससे ट्रेड बढ़ेगा. सील्स मेकिंग होगी, मोहरों का बनाने का निर्माण जो है वो कार्य शुरू हो जाएगा. स्कल्पचर्स जो होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे या फिर आपके जो ये जो पत्थर की मूर्तियां होती हैं, ये बनेंगे इस तरीके से. एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, और लिखने की कला. हालांकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सभी को लिखना पढ़ना नहीं आता था. एक तो राजा होता था, थोड़ा बहुत वो भी लिख लिया करता था, और बहुत ही कम लोग होते थे, बहुत ही अ फ्यू पीपल होते थे, बहुत कम लोग होते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे. ठीक है ना. अब उन्हीं को ही थोड़ा सा हाई स्टेटस पे रखा जाएगा, और एक तरह से उनको वो जो बोस्टिंग करते फिरेंगे ना कि भाई हमें तो जो है इतना पढ़ना लिखना आता है, तुम तो मूर्ख हो. ये कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट का जा, या थोड़े पढ़े लिखों में जो राजा होता है वो तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फन्ने खा समझता है ना, तिस्मार खान समझता है. इसी तरीके से तो वो जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो सिटी में ही तो रहेंगे ना. एक तरह से उनका जो दबदबा है, उनका स्टेटस है, वो बाकी के कंपैरेटिवली, नॉर्मल जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उनके कंपैरेटिवली हाई होगा, क्योंकि उनका जो काम ही ऐसा था कि उनकी सोसाइटी में उनका जो रुतबा होता था वो बहुत ही ऊंचा होता था. द न्यू इंस्टीट्यूशन केम इन टू बिगिन विद द बिगिनिंग ऑफ द सिटी लाइफ. इन्हीं की वजह से ही सिटी लाइफ जो है बिगिन होती है, स्टार्ट होती है. दीज इंस्टीट्यूशन डिपेंड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द किंग. तो ये जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस थे, ये किंग के ऊपर डिपेंड करते थे कि किंग अगर चाहे तो इस तरह से अपनी एरिया में, अपने जो राज्य में इस तरह से डेवलपमेंट करा सकता है. ये ज़्यादा नंबर ऑफ इंक्रीज होंगे तो उनका जो राज्य होगा वो भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये इस तरीके से नए नए इंस्टीट्यूशन होते थे जिनमें इस तरीके के काम किए जाते थे. ठीक है. नेक्स्ट पर बात करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू एंशिएंट स्टोरी टेल अस अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया. ये जो हमें मेसोपोटामिया के बारे में जो स्टोरी सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी स्टोरी जो है वो आपके उसमें बुक्स में दी हुई है. तो दंत कथाएं जिसको बोलते हैं, जिसके बिहार पर बताया जाता है कि मेसोपोटामिया ऐसे बना. ठीक है. उसके पीछे क्या इतिहास रहा है, क्या स्टोरी रही है, वो तो कुछ स्टोरीज जो हैं वो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है. एंशिएंट स्टोरी ऑफ मेसोपोटामिया वर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो मेसोपोटामिया की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ये स्टोरी बहुत ज्यादा काम आती है. राइट. तो एज पर द स्टोरी मेसोपोटामिया इज सिचुएटेड. तो स्टोरी के अकॉर्डिंग ये जो मेसोपोटामिया है ये तिग्री और यूफ्रेट्स रिवर, यहाँ पर क्या है तिग्री और इधर क्या है यूफ्रेट्स रिवर. तो यहाँ आ जाएगा आपका तिग्रीज. ठीक है. तिग्रीज आ जाएगा, ये क्या है रिवर है, तिग्री रिवर है. ठीक है. और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर यूफ्रेट्स. तो ये वाली जो यूफ्रेट्स है ये इधर आती है. ठीक है. राइट. यूफ्रेटस. तो ये दो रिवर हैं. इन दो रिवर के बीच में ये जो आप पूरा का पूरा एरिया देख रहे हो ये क्या है, ये मेसोपोटामिया का एरिया है, यानी कि पूरा ही ये मेसोपोटामिया है. राइट. ये पूरा ही क्या है,
ये पूरा ही मेसोपोटामिया है, ठीक है। सो मेसोपोटामिया वाज वन ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम। तो मेसोपोटामिया अपने टाइम का एक एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है कि इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, इसमें नए नए शहर बन रहे थे, शहरों में किस तरह के लोग लाइफ अपनी लीड कर रहे थे, तो वो सारी चीजें इसमें मेसोपोटामिया में बताई गई हैं। तो मेसोपोटामिया को जानने के लिए जो पीछे जितनी भी हमें स्टोरी बताई गई है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीजों से जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। इट्स सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 3 क्लास। तो इसकी मेसोपोटामिया की सोसाइटी जो है वो 3 क्लासेस में बताई गई है। अपर क्लास जिसमें एलिट लोग रहा करते थे, मिडिल क्लास जिसमें जो एग्रीकल्चर या पेस्टुलेशंस वगैरह किया करते थे, और लोअर कास्ट। लोअर कास्ट का मतलब जो कि बिल्कुल ही लैंडलेस पीपल थे, दूसरे के घरों में या राजा के महलों में काम किया करते थे। तो 3 कैटेगरी में उनको बांटा गया है, ठीक है। तो एक होता था हमारा कौन सा, नोबल जो होती थी, मतलब एक होता था, फिर ये जो हम 3 ऑर्डर्स पढ़ेंगे ना तो वो सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होंगी। तो उसमें चेंज कैसे हो जाएगी कि नोबल होगा, पहले होगा क्लर्जी, उसके बाद नोबिलिटी होगी, और तीसरा होगा जो पीजेंट्स और ये जो पीजेंट्री वगैरह हैं या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सारी 3rd कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 3 क्लासेस है ना बच्चे, तो ये इनको अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है ना। जैसे अगर मान लो मॉडर्न इंडिया में आते हैं तो मॉडर्न इंडिया में भी जो है ब्राह्मण, मॉडर्न इंडिया में भी एक होंगे अपर क्लास होंगे, एक मिडिल क्लास होंगे और एक नीचे लोअर कास्ट होंगे। ऐसे ही हमारे अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें 4 कैटेगरी बन जाएंगी। तो अलग अलग टाइम पर इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अपर क्लास इसमें कैसे बताया गया है कि जब हम 3 ऑर्डर करेंगे तो उसमें इसको और तरीके से डिफाइन किया जाएगा। इसमें आपकी नोबिलिटी आ जाएगी, इसमें आपकी क्लर्जी आ जाएगी, इसमें नोबिलिटी आ जाएगी, और इसमें आ जाएगी आपकी वर्किंग क्लास पूरी की पूरी, ठीक है। तो उसको 3 भागों में बांटा गया था। क्लियर है, राइट। तो अभी तक तो देखो ऐसा कुछ था नहीं कि क्लर्जी आएगी, क्लर्जी इसके बाद आएगी, यानी कि जो फादर वगैरह होते थे जो पूजा पाठ का धार्मिक वगैरह काम करेंगे, ये उसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। अभी तक इस मेसोपोटामिया में आपको इतना समझना है, एक अपर क्लास होते थे जो जिनके पास पैसा वैसा होता था, थोड़े से रिच होते थे, पावर भी होती थी उनके पास। एक दूसरा होगा जिनके पास लैंड वगैरह बहुत होती थी और जो अपने स्टेटस से थोड़ा सा लोअर क्लास से ऊपर थे, और एक लोअर क्लास होगी जिनके पास लैंड नहीं होगी, वो दूसरों के खेतों में, घरों में या राजा के पैलेसेस वगैरह में काम करेंगे जा करके, ठीक है। तो इस तरीके से 3 उसको कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये क्या थी, ये 3 कैटेगरीज थी। ये देखो, ये 1st कैटेगरी, 2nd कैटेगरी और ये 3rd कैटेगरी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। पीपल बिलोंगिंग द अपर क्लास, जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे वो बहुत ही, इसको फिर और अच्छे तरीके से समझो, बहुत ही कंफर्ट लाइफ स्पेंड करते थे। दे एंजॉय द स्पेशल प्रिविलेजेस। तो उनका जो एक सोसाइटी में जो उनका रुतबा था, उनका स्टेटस था, वो उनको प्रिविलेज दी जाती थी, है ना। जिनके पास पैसा होता था तो उनकी जो है एक तरीके से डोमिनेंस होती थी, वो बाकी के 2 कैटेगरी पर ज्यादा होती थी। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि क्या चीज मेन ऑक्यूपेशन, उनकी मेन जो ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, वो था आपका एग्रीकल्चर। देयर लाइफ वाज नॉर्मली प्रोस्पेरियस। उनकी जो लाइफ थी बहुत ज्यादा प्रोस्पेरियस। प्रोस्पेरियस का मतलब होता है जैसे धनी लोग अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो ये अपर क्लास के लोग अपनी पैसों की वजह से, पावर की वजह से बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। इट वाज द सन Ziggurat was the name of the given of the Sumerian temple. अब देखो ये क्या कह रहा है, रिलीजन was an important part of their life and the people worshipped the। अब ये जो रिलीजन होता था ना बच्चे, धर्म जो होता था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था किनका, लोगों की लाइफ का। एंड पीपल वर्शिप्ड मैनी गॉड, और लोग बहुत तरह के देवी देवताओं को पूजा करते थे, उनको वर्शिप किया करते थे। शामस was their main god। तो ये जो शामस होता है ये उनका मेन गॉड था, ठीक है। उनका जो मेन भगवान था वो शामस था, ठीक है। और इट was the sun Ziggurat was the name of given to the Sumerian temple। अब जहां पर सुमेरियन रहा करते थे तो सुमेरियन ने एक टेम्पल बनाए, वहां पर इन गॉड की, वहां पर जो है इनको वर्शिप किया जाता था, सन जिगुरात को। तो वाज द नेम गिवन टू द सुमेरियन टेम्पल। तो इन्होंने सुमेरियन टेम्पल को इस तरह का नाम दिया, मतलब टेम्पल का नाम दिया गया था ये क्या, सन जिगुरत वाज द नेम ऑफ द गिवन टू सुमेरियन टेम्पल। तो ये सुमेरियन टेम्पल को ये नाम दिया गया था क्या, सन जिगुरत।
अनदर डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द बाइबल, एक दूसरी कहानी पढ़ते हैं हम बाइबल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फ्लड, की एक बार ना फ्लड आ रही होती है ना, एक बार प्रलय आने वाली होती है, पूरी दुनिया जो है वो खत्म होने वाली होती है। तो उससे पहले भगवान जीसस ने जो है उनको दर्शन देकर कहा कि तुम सभी जो है वो एक एक सैंपल जो देखो, गॉड चोज अ मैन, तो गॉड ने क्या किया, एक मैन को चूज किया, ठीक है। एक मैन को बोला कि तुम्हें ये काम करना है, उसका नाम क्या था, नो। तो नोआ और टू एंश्योर दैट द लाइफ, तो आपको क्या करना है, नोवा को बोला कि तुम्हें सभी के पूरी जितनी धरती पर जितने भी जो है जीव जंतु हैं, तो सभी का एक एक सैंपल लेकर के, और बड़ी सी नाव भगवान ने उनके लिए बनाई, और सारी जो जितने भी सैंपल्स है दुनिया में, जो भी कुछ बना था उसके एक एक सैंपल लेकर अपनी नाव में रख लिए। और उसके बाद जब प्रलय आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, और जितने भी वो जो सैंपल्स उस नाव में रखे थे वो सही सलामत होती है। इस तरीके से दोबारा से दुनिया स्टार्ट होती है। तो ये भी बताया गया है, और मेसोपोटामिया उसकी फर्स्ट सिटी बताई गई है। इस तरीके से लोगों की लाइफ या हमारे इंसानों की लाइफ दोबारा से स्टार्ट होती है। दस बिगिन अ न्यू लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर एक नई सिरे से नई जिंदगी स्टार्ट होती है। देयर वॉज अ सिमिलर स्ट्राइकिंग स्टोरी इन मेसोपोटामिया ट्रेडिशन। और इसी तरीके से जो है मेसोपोटामिया की भी अपनी एक हिस्ट्री है। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया को ही बनाया गया था इसी के बिहाफ पर। देखो हर कोई, अगर आप क्रिश्चियन की बात करो, अगर आप हिंदू की बात करो, मुस्लिम्स की बात करो, तो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने अपने जो है वो अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि इस वजह से सबसे पहले ये आया था, सबसे पहले वो हुआ था। तो ये जो मेसोपोटामिया की से रिलेटेड जो कहानियां हैं वो हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेसोपोटामिया के बारे में बताती हैं, राइट। चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के साथ में आपके एमसीक्यूज जो हैं वो साथ साथ में हम करवाते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपकी क्लास 11th फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जैसे ही वीडियो आएगी, पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी को, वैसे आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी, राइट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।